आज हम पढ़ने वाले हैं फोर्थ नॉर्मल फॉर्म के बारे में। नॉर्मलाइजेशन का जो इतना बड़ा टॉपिक था उसको हमने काफी हद तक कवर कर लिया है। ज्यादातर आपको जो लॉन्ग क्वेश्चन आया था उसमें आपने थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक ही कवर कर लेना होता है, रिलेशन आपका नॉर्मलाइज हो जाता है। लेकिन हो सकता है कि कोई ऐसा टेबल आ जाए जिसमें आपने उस रिलेशन को फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में भी कन्वर्ट करना हो, तो वहां पर आप जाके अटके ना, इसलिए हम इस टॉपिक को भी कवर करेंगे। हर एक टॉपिक को अच्छे से आपको समझा रही हूँ और ये टॉपिक एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं। यानी अगर आपको नॉर्मलाइजेशन का शुरू से नहीं पता तो फोर्थ नॉर्मल को समझना मुश्किल होगा आपके लिए। और इसी तरह अगर आपको कीज वगैरह का नहीं पता, कुछ इंपोर्टेंट टर्म्स का नहीं पता, तो फिर आपके लिए यहाँ पर आप अटक सकते हैं। ठीक है, तो आपने इस चैप्टर को स्टार्ट से ही हर टॉपिक को अच्छे से समझना है। यहाँ पे फोर्थ नॉर्मल फॉर्म की भी कोई कंडीशन होगी, जैसे कि हमने हर नॉर्मल फॉर्म में देखा कि एक रिलेशन को अगर इस नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो उसकी एक कंडीशन होती है। जैसे ही वो रिलेशन उस कंडीशन को फुलफिल करता है वो उस नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। फर्स्ट के बाद फिर हम सेकंड की कंडीशन देखते हैं। हम डायरेक्ट सेकंड या थर्ड की कंडीशन नहीं देख रहे, हम स्टेप बाय स्टेप नॉर्मल फॉर्म पे जा रहे हैं और हर नॉर्मल फॉर्म की एक ना एक कंडीशन देख रहे हैं। फोर्थ नॉर्मल फॉर्म की कंडीशन ये है, पहले तो वो बीसीएनएफ में होना चाहिए, यानी आपका जो रिलेशन है वो बीसीएनएफ को फुलफिल कर रहा हो, इस फॉर्म में होना चाहिए, जो कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ी थी। और उसके अलावा उसमें कोई भी मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। कितना आसान उसने डिफाइन कर दिया कि एक तो वो बीसीएनएफ में अगर रिलेशन है और उस रिलेशन में अगर कोई मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी नहीं है तो इसका मतलब वो फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में है। तो यहाँ पर जो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी है इसको समझना जरूरी है। यानी अगर किसी चीज को हमने रिमूव करना है, एक टेबल है, हम चाहते हैं उसमें मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी ना होता तो वो फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में आ सके, तो इसके लिए जरूरी है आपको पता हो कि मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी एक्चुअल में होती क्या है। तो यहाँ पर उन्होंने यही बताया है कि जो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी है वो एग्जिस्ट करती है रिलेशन में जब एटलीस्ट 3 एट्रीब्यूट हो। यानी हमारे पास एक टेबल है, उस टेबल में क्या होने चाहिए, 3 एट्रीब्यूट होने चाहिए। यहाँ पे एट्रीब्यूट का मतलब होता है प्रॉपर्टीज, जो एंटिटीज की प्रॉपर्टी होती है। और रिलेशन में जो ऊपर हेडिंग्स होती है ना कॉलम की, वो एट्रीब्यूट होते हैं। उसने कहा वो एटलीस्ट 3 तो होने ही चाहिए, यानी इससे कम ना हो। अगर वो इससे कम है तो उसका मतलब उसमें मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी नहीं होगी। 3 हो या 3 से ज्यादा हो। और उसके बाद एक कंडीशन है, वो ये है कि उनमें से जो 2 है ना वो तीसरे पे डिपेंड कर रहे हो। ठीक है, जो तीसरा है ना उसमें मल्टी वैल्यूज पे डिपेंड कर रहे हैं। दोबारा से इसे समझिएगा, 2 ऑफ देम, अब जो 3 एट्रीब्यूट है उनमें से कम 2 जो है ना आर मल्टी वैल्यू, वो मल्टी वैल्यू होनी चाहिए, उनकी वैल्यू मल्टी दोबारा रिपीट हो रही हो। एंड देयर वैल्यू डिपेंड ऑन ओनली द थर्ड एट्रीब्यूट, और उनकी वैल्यू उस थर्ड एट्रीब्यूट पे डिपेंड करनी चाहिए और आपस में ये इंडिपेंडेंट होना चाहिए। हो सकता है अभी समझ ना आई हो, अभी हम एग्जाम्पल की तरफ जाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर उसने कहा कि हमारे पास एक रिलेशन है ए बी एंड सी। अब यहाँ पे मल्टी डिपेंडेंसी कब एग्जिस्ट करेगी, पहले तो हमने कहा था 3 एट्रीब्यूट होने चाहिए। ये एक रिलेशन है, उसके 3 एट्रीब्यूट हैं ए बी एंड सी, तो इसका मतलब पहली कंडीशन तो होगी। इसके अलावा उसने कहा कि जो मल्टी वैल्यू है ना बी की, उसको डिटरमाइन कर रहा है ए, यानी ए की वजह से बी की मल्टी वैल्यू आ रही है। जो बी है ना वो ए पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन इसकी वैल्यू क्या है, मल्टीपल वैल्यू है बी की। इसी तरह उन्होंने कहा जो सी है उसकी भी मल्टीपल वैल्यू है और वो डिपेंड किस पे कर रहा है, ए पे कर रहा है। तो इसका मतलब 2 है। हमने कहा था 3 एट्रीब्यूट हो, उन तीनों में से कोई 2 जो है ना वो तीसरे पे डिपेंड कर रहे हो मल्टीपल वैल्यू के। तो यहाँ पर देखिए जो बी है इनकी मल्टीपल वैल्यू है और वो किस पे डिपेंड कर रहे हैं, ए पे। उसके बाद जो बी एंड सी है ना वो आपस में इंडिपेंडेंट हो, यानी आपस में वो डिपेंड ना कर रहे हो, तो इसका मतलब उसमें मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी है। फिर से समझिएगा, एक रिलेशन है उसमें 3 एट्रीब्यूट होने चाहिए, 3 में से 2 जैसे यहाँ पे बी और सी है वो थर्ड एट्रीब्यूट पे डिपेंड कर रहे हो। अब जो 2 दूसरे एट्रीब्यूट पे डिपेंड कर रहे हैं ये दोनों आपस में डिपेंड ना कर रहे हो, बस इतनी सी बात है, इसको समझिएगा। अगर नहीं समझ आई थोड़ी सी वीडियो पीछे करें, दोबारा से समझे, 1-2 मरतबा सुने तो समझ आ जाएगी आप। तो यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पर एक रिलेशन बना हुआ है, ठीक है। अब रिलेशन में स्टूडेंट आईडी है, सब्जेक्ट है, इंटरेस्ट है, तो इसका मतलब ये जो ऊपर हेडिंग्स है ये क्या है, एट्रीब्यूट है। तो एक रिलेशन है जिसमें एटलीस्ट 3 एट्रीब्यूट हैं, ठीक हो गया। तो इसका मतलब इसमें मल्टी डिपेंडेंसी हो सकती है, लेकिन अगली कंडीशन देखेंगे मल्टी डिपेंडेंसी की। हमने कहा कि यहाँ पर जो एट्रीब्यूट ये सब्जेक्ट वाला है, इसमें देखिए ये मल्टी वैल्यू मैथ अकाउंटिंग, और ये मल्टी वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, इस एट्रीब्यूट पे, इस आईडी पे डिपेंड कर रही है, स्टूडेंट की आईडी पे। यहाँ पे भी मैथ अकाउंटिंग, फिर से इकोनॉमिक्स, और उसके बाद यहाँ पे इंटरेस्ट की बात हो रही है। तो इंटरेस्ट भी किस पे डिपेंड कर रहा है, क्या ये इस पे डिपेंड कर रहा है सब्जेक्ट पे, नहीं, यहाँ पे भी मैथ है और इधर रीडिंग है, इधर मैथ है, इधर टेनिस है, तो इसका मतलब ये आपस में डिपेंड नहीं कर रहे। ये किस पे डिपेंड कर रहे हैं, ये आईडी पे डिपेंड कर रहे हैं। एक स्टूडेंट है जिसकी आईडी ये है 100, और 100 वाली आईडी के जो स्टूडेंट है उसका जो सब्जेक्ट है वो मैथ और अकाउंटिंग है,
और उसका इंटरेस्ट क्या है जी, रीडिंग है, लेकिन हमें बार बार लिखना पड़ रहा है क्योंकि ये इनके साथ पेयर बने हुए हैं और ये मल्टी वैल्यू आ रही है, इस पे डिपेंड कर रही है, इस वजह से। अब उसने कहा जो ऊपर एग्जाम्पल दी गई है ना, इसमें जो स्टूडेंट है वो मैनी सब्जेक्ट को स्टडी कर सकता है और उसके इंटरेस्ट भी मैनी हो सकते हैं। यानी ये नहीं कि सिर्फ उसका एक ही इंटरेस्ट हो, यहाँ पर देखिए उसका रीडिंग इंटरेस्ट है, यहाँ पर टेनिस इंटरेस्ट है, लेकिन हर सब्जेक्ट के साथ उसका इंटरेस्ट भी हम बार बार लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर मल्टी सब्जेक्ट है और फिर उनके साथ एक इंटरेस्ट, फिर सब्जेक्ट, फिर उसका दूसरा इंटरेस्ट उन सब्जेक्ट के साथ हम लिख रहे हैं। तो फर्स्ट लाइन में हमें ये पता चल गया रिलेशन को देख के, क्या यहाँ पर जो स्टूडेंट है वो मैनी सब्जेक्ट को स्टडी कर रहा है, इसके अलावा उस स्टूडेंट का इंटरेस्ट भी मैनी है, कोई एक इंटरेस्ट नहीं है। दे आर 4 रिकॉर्ड फॉर स्टूडेंट आईडी 100। यहाँ पर 100 के कितने रिकॉर्ड है, उसने कहा 4 रिकॉर्ड है, लेकिन देखिए सब्जेक्ट भी 2 है और उसके इंटरेस्ट भी 2 है, लेकिन रिकॉर्ड 4 है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मल्टी वैल्यू आ रही है, इसकी वजह से कि मैथ अकाउंटिंग दोबारा से एक मल्टी वैल्यू सब्जेक्ट की आ रही है, इसी तरह इंटरेस्ट की मल्टी वैल्यू बार बार आ रही है। दिस इज बिकॉज वी हैव टू यूज ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड इंटरेस्ट टू मेक इट क्लियर दैट अ स्टूडेंट विद एनी सब्जेक्ट कैन हैव एनी इंटरेस्ट। उसने कहा ऐसा क्यों है कि यहाँ पर 4 रिकॉर्ड इसके क्यों आ रहे हैं। उसने कहा कि हमने कॉम्बिनेशन बनाया है, यानी सब्जेक्ट का और इंटरेस्ट का, कि जो सब्जेक्ट और इंटरेस्ट है वो अलग अलग स्टूडेंट रख रहा है। Otherwise, it would appear the reading can only occur with math and tennis can only occur with accounting। उसने कहा कि अगर हम ऐसा ना करते, जो रीडिंग है वो सिर्फ मैथ के साथ ही आ जाता, ठीक है, तो जो टेनिस है वो सिर्फ अकाउंटिंग के साथ आ जाता। तो हमने ऐसा नहीं किया, हमने क्या किया, हमने उसके पॉसिबल जितने भी सब्जेक्ट हैं उसके सारे कॉम्बिनेशन इंटरेस्ट के साथ बना दिए। तो यहाँ पर मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी एग्जिस्ट कर रही है। कैसे कि जो सब्जेक्ट है उसकी भी मल्टी वैल्यू और किस पे डिपेंड कर रहा है, स्टूडेंट आईडी पे डिपेंड कर रहा है। इसी तरह जो इंटरेस्ट है उसकी भी मल्टीपल वैल्यू और वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो भी स्टूडेंट आईडी पे डिपेंड कर रहा है, और ये दोनों आपस में इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब यहाँ पर मल्टीपल डिपेंडेंसी है। तो स्टूडेंट आईडी ये मल्टीपल डिपेंडेंसी का निशान है, ये आपका एमसीक्यूज भी है, इसे याद रखिएगा कि स्टूडेंट आईडी सब्जेक्ट और इसी तरह ये वाली स्टूडेंट आईडी इंटरेस्ट, तो यहाँ पर क्या है, मल्टीपल डिपेंडेंसी है। उसके बाद इनोमलीज है मल्टीपल डिपेंडेंसी में, कि मल्टीपल डिपेंडेंसी की होने की वजह से क्या क्या हमें मुश्किल पेश आ सकती है एक रिलेशन में। अब उसने कहा कि सपोज करें कि जो स्टूडेंट है 100 जिसकी आईडी है, उसने डिसाइड किया कि वो एक और कोर्स को पढ़ेगा जो कि इकोनॉमिक्स है। इसका मतलब हमें 2 रो मजीद चाहिए। टप्पल का मतलब यहाँ पे 2 रो जिनका कॉम्बिनेशन हो, एक का रीडिंग के साथ और एक का कॉम्बिनेशन हो टेनिस के साथ। यानी हमने ऐड सिर्फ एक सब्जेक्ट करना था, लेकिन हमें टप्पल्स 2 चाहिए क्योंकि हमने इनके कॉम्बिनेशन बनाने हैं उसके इंटरेस्ट के साथ। ये स्टूडेंट आईडी के इंटरेस्ट है तो इसके साथ जो कॉम्बिनेशन हमें बनाना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमें 2 टप्पल्स यानी 2 रो को ऐड करना पड़ रहा है। इसी तरह उसने कहा कि अगर उसने एक सब्जेक्ट से ड्रॉप करना है तो जो टप्पल इस सब्जेक्ट पर कंटेन कर रहे हैं, जैसे ये वाला और ये वाले भी साथ ही डिलीट हो जाएंगे। तो इस तरह से हम चाहते हैं कि अगर इस तरह की हमारे पास एनोमलीज ना आए या इस तरह के एरर ना आए, तो हमें इन एरर को रिमूव करने के लिए मल्टीपल डिपेंडेंसी को भी एलिमिनेट यानी रिमूव करना पड़ेगा। इट कैन बी डन बाय क्रिएटिंग 2 रिलेशन। अब मल्टी डिपेंडेंसी को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, हम अलग अलग रिलेशन बना देंगे यानी टेबल बना देंगे। अब हर रिलेशन उसी डाटा पर मुश्तमिल होगा फॉर ओनली 1 मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट। इसमें क्या होंगे, इस एट्रीब्यूट की सिर्फ सिंगल वैल्यू होगी, मल्टीपल वैल्यू नहीं होगी, बार बार एक ही चीज नहीं आ रही होगी। These resulting relation do not have anomalies। अब उसने कहा जो ये वाले हमने रिलेशन बना दिए इनमें कोई भी एरर नहीं आ रहा। कैसे, हमने स्टूडेंट आईडी और सब्जेक्ट को अलग से एक रिलेशन में रख दिया, स्टूडेंट आईडी और इंटरेस्ट को अलग से रख दिया। अब यहाँ पर एक स्टूडेंट चाह रहा है कि वो एक और सब्जेक्ट यानी इंग्लिश को ऐड कर ले, तो सिर्फ उसकी आईडी के साथ इंग्लिश आएगा। अब मल्टीपल रो नहीं हम ऐड करेंगे। इसी तरह अगर वो चाह रहा है कि इधर कोई भी सब्जेक्ट उसको वो ड्रॉप करना चाहता है तो दूसरी रोज पर कोई भी असर नहीं होगा। तो इस तरह से हमारा जो एरर है वो भी रिमूव हो जाएगा जैसे ही हम मल्टीपल डिपेंडेंसी को रिमूव करेंगे। तो यहाँ पर हम सिंपल क्या पढ़ा है कि 4th नॉर्मल फॉर्म में मल्टीपल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। अगर मल्टीपल डिपेंडेंसी है तो इसका मतलब ये है कि उस रिलेशन में एटलीस्ट 3 एट्रीब्यूट होंगे, जिनमें से जो 2 हैं वो एक पे डिपेंड कर रहे होंगे, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट जो है ना वो दूसरे पे डिपेंड कर रहे होंगे, एक पे दोनों, और आपस में वो इंडिपेंडेंट होंगे। अगर ऐसा कोई रिलेशन है तो इसका मतलब उसमें मल्टीपल डिपेंडेंसी है। अब मल्टीपल डिपेंडेंसी को रिमूव हम करेंगे क्योंकि ये एरर बना रही है, यहाँ पर एनोमलीज आ रही है, मसले आ रहे हैं कि अगर हमने कुछ ऐड करना है तो हमें डबल टप्पल्स बनानी पड़ रही है। इसी तरह अगर हमने कुछ रिमूव करना है तो उस टप्पल्स में जो भी डाटा वो सारे का सारा रिमूव हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम अलग से उनके टेबल बना देंगे। जो डिपेंड मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट जिस पे डिपेंड कर रहा है उसका एक अलग से रिलेशन बन जाएगा, और इसी तरह जो दूसरा डिपेंड कर रहा था सेम उसी एट्रीब्यूट पे उसका एक अलग से रिलेशन बन जाएगा। तो इस तरह से हमने 4th नॉर्मल फॉर्म को भी आज के लेक्चर में कवर कर लिया है। और आगे एक अनाउंसमेंट है बतानी, तो ये
मुझे शुरू में चाहिए थी, लेकिन मैं अभी बता रही हूँ आपको कि नीचे मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में अपना जीमेल आईडी दी होगी, जिसपे आप एक मैसेज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। अपना नाम बताइए और बताइए किस सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हैं, यानी कौन कौन सी बुक को पढ़ रहे हैं। जैसे ही ये चैप्टर हम पढ़ते जा रहे हैं, इनके टेस्ट भी होने चाहिए, ताकि मुझे भी समझ आए कि आपको किस हद तक समझ आई है, और आपके भी जहाँ पे भी परेशानी होगी, आपको समझ नहीं आ रही होगी, उसको भी हम क्लियर करेंगे। तो आपने क्या करना है, एक तो आपने उस पर मैसेज करना अपने नाम का, दूसरा अपने सब्जेक्ट का बताना है कि आप किस सब्जेक्ट में कौन कौन से बुक्स को पढ़ रहे हैं, और तीसरा आपने एक ऐप डाउनलोड करके रखनी है जिसको हम कहते हैं जूम ऐप। जूम ऐप को आपने डाउनलोड करके इंस्टॉल करके रखना है, ताकि जैसे मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगी ना, तो फिर आपने उस लिंक पे क्लिक करके अपने लेक्चर को ले लेना है, और जिसमें मैं आपको ऑनलाइन पढ़ाऊंगी, समझाऊंगी और आपसे क्वेश्चन पूछूंगी। आपकी जो परेशानी होगी उसको हम हल करने की कोशिश करेंगे। तो मेन मकसद ये है कि जीमेल में जब आप अपना नाम वगैरह बताएंगे, तो मैं आपको कॉन्टेक्ट लिस्ट में ऐड करके एक ग्रुप बनाऊंगी, फिर उस ग्रुप में मैं आपको एक लिंक सेंड कर दिया करूंगी। मेरी कोशिश ये है कि अगर मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश कर रही हूँ ना, तो आपको भी अच्छे से समझ आनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कहीं पे आप अटक रहे हैं तो अटके ही रहे, क्योंकि मुझे पता है यूट्यूब पे सिर्फ वीडियोस आ रही हैं और बच्चे अक्सर कहीं ना कहीं कंफ्यूज रहते हैं, कमेंट बॉक्स में भी इतने क्लियर तरीके से एक्सप्लेन नहीं हो पाता। तो इसलिए जैसे हम चैप्टर कवर करेंगे, आपने इधर से अच्छे से चैप्टर को पढ़ना है, और रिवाइज हम एक वीडियोस या एक लेक्चर में जूम मीटिंग में हम कर लिया करेंगे, क्योंकि फिर जूम में भी कम टाइम होता है। तो उतने टाइम में हम क्या कर लिया करेंगे, अपने चैप्टर्स को, अपने टॉपिक को रिवाइज किया करेंगे, क्वेश्चन किया करेंगे, आपको मैं असाइनमेंट दिया करूंगी, टेस्ट दिया करूंगी, ताकि आप अच्छे से पढ़ सकें और आपको अच्छे से समझ आ सके। अगर आपको चैनल ये अच्छा लग रहा है, आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आप मेरी एफर्ट को अच्छा समझ रहे हैं, तो इस चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करके एक अच्छा सा कमेंट कर दें। आपके अच्छे कमेंट एक अच्छा दिन का आगाज ले आते हैं, क्योंकि मैं सुबह सुबह आपके कमेंट देखती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह।